हेलो साथियों, मैं विकास सिंह, ऊषा डिफेंस करियर में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम यूपीपी री एग्जाम जो होने वाला है उसके लिए समास टॉपिक से 30 क्वेश्चंस की सीरीज सॉल्व करेंगे और आशा है कि आप अच्छे से इसको समझकर और पुलिस के पेपर की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। आने वाले समय में एसएससी जीडी का भी ऑनलाइन फॉर्म आने वाला है, जिसके लिए आप लोग प्रिपेयर हो जाइए और अच्छे से तैयारी अपनी करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपनी सीरीज। और इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, अठकोना में कौन सा समास होगा। प्रश्न है बेटा, अठकोना में कौन सा समास होगा। तो अठकोना जो है, अठकोना में आपके विकल्प दिए गए हैं द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास। तो दोस्तों सबसे पहले हमको यही चीज ध्यान देनी है कि आपने जो समास बिंदु टॉपिक पढ़ा हुआ है इसमें अठकोना दिया है, अर्थात 8 कोने। क्या दिया बेटा? अठकोने का विग्रह क्या होगा? 8 कोने से लिया जाएगा और इसमें संख्या प्रदर्शित की जा रही है। और सामान्यतः जहां पर प्रथम पद के रूप में संख्यावाची विशेषण होता है उसे हम क्या कहते हैं? द्विगु समास। तो इस प्रश्न का विकल्प होगा द्विगु समास। विकल्प ए आपका सही होगा। अपना अगला प्रश्न है बेटा, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, किस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है। किस समास का समस्त पद, ठीक है बेटा, किस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। तो सबसे पहले बेटा आपने क्रिया विशेषण टॉपिक पढ़ा है और क्रिया विशेषण टॉपिक के अंतर्गत ही इसका एक भेद है। क्या है बेटा? आपके जो अव्यय आते हैं, ठीक है, जो अव्यय होते हैं, तो अव्यय क्रिया विशेषण आपने पढ़े होंगे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, अव्यय। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो अव्यय बिंदु है तो ये क्रिया विशेष अव्यय के अंतर्गत आता है। और आपको पता है किस समास का पहला पद अव्यय होता है। तो बेटा यहाँ पर याद रखिए, अव्यय का ही एक भेद है, क्रिया विशेषण अव्यय। तो यहाँ पर अगर देखा जाए इस समास में पहला पद अव्यय होता है तो आपको बेटा पता होगा कि अव्यय भाव समास का पहला पद अव्यय होता है और अव्यय का ही एक भेद क्रिया विशेषण होता है। तो सामान्यतः इस प्रश्न का उत्तर आपका ए विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बेटा बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न अपना है, पुत्र शोक में कौन सा समास होगा। तो बेटा क्या है प्रश्न? पुत्र शोक में कौन सा समास होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पुत्र शोक दिया गया है, अर्थात पुत्र का शोक होगा या पुत्र के लिए शोक होगा। तो यहाँ पर कारक चिन्हों का प्रयोग क्या होता है बेटा? कारक चिन्हों का प्रयोग सदैव तत्पुरुष समास में किया जाता है। तो इस प्रश्न का विकल्प नंबर 4 आपका सही हो जाएगा और इसका आंसर है तत्पुरुष समास। क्योंकि द्वंद्व समास में दो विपरीत चीजें आती हैं। कर्मधारय समास में आपको पता है कि विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। अव्यय भाव समास में पहला पद अव्यय होता है, जबकि तत्पुरुष समास में दो पदों के बीच कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात यहाँ पर हमारा चौथा विकल्प सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अपना अगला प्रश्न है, प्रेम सागर। क्या है? प्रेम सागर। तो प्रेम सागर का अगर हम विग्रह करेंगे तो प्रेम का सागर हो जाएगा और का जो होता है ये कारक चिन्ह के रूप में प्रयोग होता है। तो बेटा आपको पता है कि कारक चिन्हों का प्रयोग कौन से समास में किया जाता है। तो कारक चिन्हों का प्रयोग तत्पुरुष समास में होता है, अर्थात आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, प्रेम का सागर। ठीक है, पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर बेटा। तो अपना अगला प्रश्न है, मतदाता। क्या होगा बेटा? मतदाता। तो यहाँ पर बेटा आपका विकल्प जो दिया गया है, मतदाता में कौन सा समास होगा। तो सबसे
सबसे पहले यहाँ पर मतदाता का समास विग्रह को जानना होगा। तो मतदाता का समास विग्रह होता है मत को देने वाला, मत को देने वाला। तो इसका मतलब है को या कारक चिन्ह यहाँ पर भी प्रयोग हुआ है, तो इस प्रश्न का भी विकल्प कारक चिन्ह प्रयोग होने के कारण चौथा विकल्प सही होगा। तो बेटा एक प्रश्न जरूर याद रखें कि तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं और कारक के 8 भेद होते हैं, और अष्टमी कारक का प्रयोग जो है ये अपना तत्पुरुष समास में नहीं होता, बल्कि द्वितीया से और सप्तमी कारकों का प्रयोग तत्पुरुष समास के अंतर्गत होता है। ये विशेष रूप से आप ध्यान दें। थोड़ा सा पढ़ते हैं बेटा अपने अगले प्रश्न की ओर है हर। तो बेटा यहाँ पर याद रखो हर का मतलब क्या होता है, सामान्यतः प्रति होता है। रोज का मतलब क्या होता है, दिन होता है। तो सबसे पहले अगर हम इसको हर रोज के माध्यम से ही निकाले तो हर एक उपसर्ग है और एक अव्यय के रूप में प्रयोग किया जाता है। और अव्यय का प्रयोग बेटा जिस समास का पहला पद, जिस समास का पहला पद अव्यय हो और अव्यय होने के साथ साथ वह समस्त पद को अव्यय कर लेता है, तो ऐसा समास कौन सा होता है बेटा? तो ऐसे समास को हम अव्ययी भाव समास के नाम से जानते हैं। तो इस 6वें प्रश्न का विकल्प नंबर ए सही होगा। ठीक है बेटा, पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अपना अगला प्रश्न है नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है? तो सबसे पहले बेटा हम आपसे जानना चाहेंगे कि नीति निपुण का विग्रह क्या होता है। ठीक है बेटा, नीति निपुण का विग्रह क्या होता है? तो नीति निपुण का विग्रह होता है नीति में निपुण। क्या होता है बेटा? नीति में निपुण। तो बेटा यहाँ पर अगर हम लिख रहे हैं नीति में निपुण है कोई, तो यहाँ पर ये में क्या है? नीति निपुण में, ठीक है, नीति निपुण में नीति में निपुण। तो बेटा नीति में निपुण में ये में क्या है बेटा? कारक चिन्ह है। और अभी आपको बताया है कि कारक चिन्ह का प्रयोग सामान्यतः कौन से समास में होता है बेटा? तो कारक चिन्ह का प्रयोग सामान्यतः तत्पुरुष समास के अंतर्गत होता है। तो यहाँ पर हमारा पहला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं बेटा अपने अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, फटाफट सीरीज करते हैं जिससे आपका टॉपिक जल्दी कवर हो जाए। और समाज टॉपिक आप पढ़ चुके होंगे तो ईमानदारी प्रश्नों को आसानी से आप कर भी पा रहे होंगे। तो पढ़ते हैं बेटा अपने अगले प्रश्न की ओर। देशार्पण प्रश्न है, बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 8 देशार्पण। तो बेटा देशार्पण का विग्रह क्या होगा? ठीक है, देशार्पण का विग्रह क्या होगा? तो होगा देश के लिए, देश के लिए अर्पण। क्या होगा बेटा? देश के लिए अर्पण। तो यहां पर याद कर लीजिए बीच में पुनः के लिए कारक चिन्ह आया, और के लिए कारक चिन्ह जो है ये आपका तत्पुरुष समास में ही प्रयोग होता है, अर्थात यहाँ पर हमारा विकल्प नंबर पहला सही हो जाएगा। तो 8वें प्रश्न का विकल्प नंबर ए सही होगा। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अपना अगला प्रश्न है बेटा यथा रुचि। यथा रुचि में कौन सा समास है? यथा रुचि में कौन सा समास है? तो सबसे पहले बेटा आपको ध्यान देना है कि जो यथा शब्द है, यथा शब्द का अर्थ होता है के अनुसार। क्या होता है? के अनुसार। ठीक है, और रुचि का मतलब हो गया कि रुचि के अनुसार। तो सबसे पहले यहां पर याद कर लेना है कि यथा शब्द जो है ये अव्ययी भाव समास में प्रयोग होता है, और यथा एक अव्यय शब्द है। क्या है? अव्यय शब्द। और अव्यय
अव्ययी भाव समास की बेटा परिभाषा क्या होती है? जिस समास का पहला पद अव्यय होने के साथ साथ वह समस्त पद को अव्यय कर दे। जिस समास का पहला पद अव्यय होने के साथ साथ वह समस्त पद को अव्यय कर दे तो ऐसे समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं। आपको अव्ययी भाव समास के लिए याद रखना है, कहीं कहीं पर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस समास में उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है, या फिर पूछ लिया जाता है कि अव्ययी भाव समास की कुछ पहचान होती है। तो याद कर लीजिए बेटा, आ बे हर निर, आबे भर निर प्रति, यथा, यथा, यावत, हर, अन। ठीक है, इस तरीके के उपसर्गों का प्रयोग सामान्यतः पहले, मतलब पहले पद के रूप में किया जाता है। तो यहां से बेटा आपको याद रखना है कि ये शब्द किस समास में आते हैं? आपके अव्ययी भाव समास में। तो यहां से आपका पहला देखिए यथा दिया गया है, तो यथा भी इसकी एक पहचान के रूप में आ जाता है या उपसर्ग के रूप में आ जाता है। तो इस प्रश्न का विकल्प नंबर ए अव्ययी भाव समास होगा, क्योंकि यहाँ पर यथा शब्द लगा हुआ है। ठीक है, आशा है कि आपको अव्ययी भाव समास समझ में आ गया होगा। पढ़ते हैं बेटा अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अपना अगला प्रश्न है भला मानस। ठीक है, क्या है बेटा? भला मानस। तो भला मानस याद कर लीजिए कि भला है जो मानस, इसका विग्रह क्या होगा? भला है जो मानस या भले मानस के समान। तो सबसे पहले याद कर लीजिए कि अभी अपने आपको बताया कि तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय या फिर उसकी पहचान के रूप में हमने कुछ शब्द लिखा है, वो भी आपने देखे होंगे। बहुब्री समास में ऐसा होता है कि दोनों पद मिलकर, मतलब पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर जाते हैं। मतलब पहला पद विशेषण होता है, दूसरा विशेष्य है, दोनों मिलकर विशेषण बन जाते हैं और तीसरे पद की ओर अग्रसर हो जाते हैं, जो कि एक विशेष्य का कार्य करता है, अर्थात किसी संज्ञा के रूप में किसी का नाम। तो तीन आप समझ चुके हैं। चौथा आता है कर्मधारय। तो कर्मधारय समास की परिभाषा होती है जहां एक पद विशेषण और एक पद विशेष्य हो। क्या हो बेटा? एक पद विशेषण और एक पद विशेष्य हो और दोनों पदों के बीच उपमेय उपमान का संबंध भी दर्शाया जा सकता है। जैसे कहीं पर आपको इस तरीके के प्रश्न आ जाए, कमल नयन, तो कमल और नयन दोनों ही अगर देखा जाए संज्ञा शब्द हैं, तो यहाँ पर हम तुलना कर रहे हैं, मतलब उपमेय उपमान को ढूंढ रहे हैं। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं नीलकंठ, तो फिर हमें यहाँ पर नीला रंग विशेषण होता है और कंठ शब्द क्या होता है? संज्ञा होता है। इसका मतलब है विशेषण विशेष्य का संबंध ढूंढ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको कर्मधारय समास में ये याद रखना होगा कि यहाँ पर विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है बेटा, और उपमेय उपमान का संबंध भी हो सकता है। उपमेय और उपमान का संबंध भी हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए भला मानस, इसका मतलब भला जो होता है ये विशेषण शब्द है और मानस शब्द क्या है? संज्ञा है। अर्थात यहाँ पर विशेषण विशेष्य का संबंध दर्शाया जा रहा है, तो यहाँ पर समास हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है बेटा, तो इसका पहला विकल्प हमारा सही होगा। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अपना अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा समास और इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है? ठीक है बेटा, तो इनमें से कौन सा पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है? तो बेटा याद कर लीजिए, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। तत्पुरुष समास में पूर्व पद प्रधान नहीं होता है। पूर्व पद संख्यावाची होता है, तो बेटा ये भी गलत है। पूर्व
पूर्व पद संख्यावाची होता है आपका द्विगु समास में। कौन से समास में बेटा? द्विगु समास में। लेकिन संख्यावाची होने के साथ साथ ये संख्यावाची विशेषण होता है। ठीक है, ये विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है और संख्यावाची होने के साथ साथ उसे हम विशेषण भी कहते हैं। ठीक है, इसमें प्रायः लिखा है बेटा, प्रायः। ठीक है, प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है। तो ये बिल्कुल सही आंसर है कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। और अभी हमने आपको चौथा विकल्प दिया है, इनमें पूर्व पद अव्यय होता है। तो अव्यय बेटा कौन से समास में होता है? अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो यहां पर जो आपका दूसरा विकल्प है तो बेटा यहां पर संख्यावाची विशेषण होता है, ये याद रखना है। ठीक है, वो भी किसमें होता है? द्विगु समास में। चर्चा कर ली, इनमें से पूर्व पद प्रधान होता है तो पहला पद बेटा किसमें? अव्ययी भाव समास में प्रधान होता है। क्लियर रहेगा? तो ध्यान रखना है कि प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है किसमें? तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास में किसका प्रयोग होता है बेटा? तो कारक चिन्ह। इसका होता है बेटा कारक चिन्ह या कारकों का प्रयोग विग्रह के रूप में प्रयोग होगा। आशा है कि प्रश्न समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12, जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौड़ होते हैं। सबसे पहले बेटा आपको समझना है कि समास कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6। पहला मान के चलते हैं अव्ययी भाव समास। ठीक है, दूसरा मान लेते हैं हम आपका द्विगु समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा कर्मधारय समास, पांचवा तत्पुरुष, छठवा बहुव्रीहि। ठीक है बेटा, तो ये 6 समास है। सबसे पहले आपको कहीं पर अपना नोट पॉइंट बना लेंगे। वैकल्पिक प्रश्न है, लेकिन आपको पद की प्रधानता से संबंधित अगर प्रश्न पूछ लिए जाए तो आपको याद होने चाहिए। अव्ययी भाव समास में बेटा पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद का मतलब पहला। क्या होता है बेटा? पहला। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है। क्या होता है बेटा? संख्यावाची विशेषण। एक बिंदु हमेशा याद रखना, हमेशा किसी भी समास में विशेषण वाला पद प्रधान नहीं। याद रहेगा क्या है कि विशेषण वाला पद प्रधान नहीं होगा, विशेष्य वाला पद प्रधान होगा। भाई अगर कोई विशेषता बता रहा है तो किसी विशेष की बता रहा होगा, और अगर विशेष की विशेषता बता रहा है तो विशेष ही ना होता तो विशेषता किसकी बताता? ठीक है, तो इसका मतलब पहला प्रधान किसको मानेंगे? विशेष्य वाले बिंदु को। तो यहाँ पर द्विगु समास में पहला पद विशेषण होता है, और हमने आपको कहा है कि विशेषण को प्रधान नहीं मानना है। किसको प्रधान मानना है? विशेष्य को। इसका मतलब है इसमें दूसरा पद विशेष्य होता है तो इसमें उत्तर पद प्रधान होगा। याद रहेगा, उत्तर पद प्रधान होगा। द्वंद्व समास में दोनों पद एक जैसे होते हैं। ठीक है, अगर 2 पद दिए गए तो पहला पद संज्ञा तो दूसरा पद भी संज्ञा। आप बेटा बताओ माता और पिता में किसको आप प्रायोरिटी दे देंगे? अगर आपके सामने विकल्प है माता और पिता, तो माता पिता में आप किसको प्राथमिकता देंगे? तो माता पिता दोनों ही प्रधान है। हमने बोल दिया कि अध्यापक अध्यापिका, तो किसको प्रधानता देंगे? दोनों ही प्रधान है। तो द्वंद्व समास में दोनों पद एक समान होते हैं, मतलब होते अपोजिट हैं, लेकिन पदों की दृष्टि से वो लगभग एक समान है। जैसे शंकर पार्वती है तो दोनों देवी देवता है, लेकिन दोनों की बराबर प्रायोरिटी होगी। यहाँ पर देखा जाए द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, मतलब पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है, पढ़ते हैं कर्मधारय समास में बेटा। तो कर्मधारय में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है और इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में बेटा उत्तर पद प्रधान होता है, अभी चर्चा हम कर चुके हैं। अगला आता है बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास में अगर बेटा आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं पवन पुत्र,
तो पवन पुत्र किसे कहते हैं? हनुमान को कहते हैं। किसे कहते हैं? हनुमान को कहते हैं। इसका मतलब पवन और पुत्र दो जब मिले तो तीसरे पद की ओर चले गए। और यहाँ पर क्या पूछा गया है? पूर्व पद और उत्तर पद गौण हो जाते हैं। तो बहुब्री समास में एक चीज आपको याद रखनी है कि यहाँ पर पहले दोनों पद क्या होते हैं? विशेषण प्लस विशेष्य होते हैं। और दोनों पद जैसे ही मिलते हैं तो ये विशेषण बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? विशेषण बन जाते हैं। और विशेषण किसी की विशेषता ही बताता है। तो इसका मतलब पवन पुत्र जैसे हमने दोनों जोड़े तो इसका मतलब किसकी तरफ चले गए? हनुमान की ओर। इसका मतलब है कि ये पवन पुत्र हो गया विशेषण और हनुमान हो गया विशेष्य। और हमने बेटा अभी आपको बताया कि कौन सा पद हमेशा प्रधान होता है? विशेष्य वाला। विशेषण वाला पद कभी भी प्रधान नहीं होता। तो यहाँ तो दोनों पद मिलकर विशेषण बन गए ना। इसका मतलब तीसरा पद प्रधान होगा। तो ना तो पहला पद प्रधान होगा ना दूसरा पद। अर्थात यहाँ पर हमारा जो विकल्प नंबर 1 दिया गया है, ठीक है, बहुब्री समास। बहुब्री समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों गौण हो जाते हैं। और जिस बच्चे को गौण का अर्थ नहीं पता है वो ये समझ ले कि गौण का अर्थ होता है सेकेंडरी। ठीक है, गौण का अर्थ क्या होता है? किसी को सेकेंडरी मानना। एक होता है प्राथमिक, एक होता है गौण। तो गौण का अर्थ हो जाएगा सेकेंडरी अपना, प्राथमिकता का मतलब इसको प्राथमिकता दी जाए। तो यहाँ पर तीसरे पद को प्रधानता दी जाती है। ठीक है, दिया भी गया है तीसरे पद को प्रधान माना जाए। स्पष्ट बेटा? तो आशा है कि आपको क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आ गया होगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आपको समास के पदों की प्रधानता भी समझ में आ जाए। ठीक है, यहां पर आप लिख भी सकते हैं तीसरा पद प्रधान। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है अनुरूप। तो बेटा याद कर लो कि अभी समझाया गया है कि जहां पर भी आ, बे, भर, निर, प्रति, यथा, यावत, हर, अन, ये सब क्या है? उपसर्ग के रूप में प्रयोग होते हैं। और ये एक अव्यय शब्द के रूप में भी प्रयोग होते हैं। तो अव्यय शब्दों का प्रयोग या उपसर्गों का प्रयोग किसमें होता है बेटा? अव्यय भाव समास में। तो हमारा चौथा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 14। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? देखिए बेटा, अभी आप लोगों ने पदों की प्रधानताएं बताई। ठीक है, अभी आपके सामने डिस्कस किया कि कौन से समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तो बेटा दोनों पद प्रधान कौन से में होते हैं? तीसरा पद प्रधान किसमें होता है? उत्तर पद प्रधान किसमें होता है? और पूर्व पद किसमें प्रधान होता है? तो सबसे पहले विकल्प नंबर 4 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो बेटा अभी बताया था, इसके पहले प्रश्न बताया गया 2 प्रश्न छोड़कर कि तीसरा पद किसमें प्रधान होता है बेटा? बहुब्री समास में। ठीक है, दोनों पद किसमें प्रधान होते हैं बेटा? द्वंद्व समास। बताया था माता पिता, ठीक है, शंकर पार्वती, ऊंचा नीचा। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपके विपरीत पद आते हैं, लेकिन पद मतलब दो संज्ञा है तो दोनों संज्ञा होंगे। अपना पराया सर्वनाम है तो सर्वनाम होंगे। अच्छा बुरा है विरोध शब्द, लेकिन ये दोनों ही क्या है? विशेषण है। तो पदों की दृष्टि से ये समान होते हैं। तो दोनों ही पद यहाँ पर प्रधान होते हैं। उत्तर पद प्रधान किसमें होता है बेटा? तत्पुरुष में होता है कर्मधारय। समझ में आ रहा है बेटा? तो यहाँ पर तत्पुरुष और कर्मधारय कितने हो गए? 1 2 3 4 हो गए। इसके बाद में आपका और भी किसी में उत्तर पद प्रधान होता है बेटा? किसमें होता है? तो पहले यहाँ पर पूर्व पद को समझ लें। पूर्व पद किसमें प्रधान होता है? अव्ययी भाव समास में। इसमें अव्ययी भाव में। तो कौन सा समास बच रहा है हमारे लिए? द्विगु समास। तो बेटा द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है। और हमने बोला विशेषण कभी प्राथमिक नहीं, ठीक है, विशेष प्राथमिक होता है। तो द्विगु समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है। और हमारा प्रश्न क्या है बेटा? द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो हमारा विकल्प नंबर 3 दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है बेटा? तो प्रश्न है अगला,
आमरण, अभी बात की थी कि उपसर्गों का प्रयोग कौन से समास में होता है, अव्ययों का प्रयोग कौन से समास में होता है बेटा, जिस समास का पहला पद अव्यय हो और वह समस्त पद को अव्यय कर दे, ऐसे समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो यहां से विकल्प नंबर भी हमारा सही हो जाएगा। आमरण का मतलब होता है जब तक मर ना जाए। बेटा कहीं पर भी अगर बड़ा आ उपसर्ग के रूप में आ रहा है तो ये एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया होगी। छोटा आ का मतलब होता है नेगेटिव, क्या होता है बेटा, छोटा आ का मतलब होता है नेगेटिव सेंस में, और बड़ा आ अगर उपसर्ग के रूप में आ रहा है तो वो एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया मानी जाती है। ठीक है, और आ एक उपसर्ग है, आ एक अव्यय है, तो इसको क्या कह देंगे, अव्यय। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है सतसई। सत का मतलब बेटा क्या होता है, तो सत का मतलब होता है 7, संख्या है, और संख्या कौन से समास में आती है, आपको पता है बेटा संख्या किसमें आती है, द्विगु समास में आती है, और पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। तो यहाँ पर सतसई का मतलब होता है 700 का समान। जहां पर कोई भी 700 चीजें हो उनके समाहार को क्या कहते हैं, सतसई। जैसे एक पुस्तक सुनी होगी बिहारी सतसई, बिहारी जी की पुस्तक है बिहारी सतसई, यहाँ पर उस पुस्तक का नाम सतसई ही रखा गया है। उसका मतलब क्या है, 700 का समान। समान का मतलब क्या समझ रहे हैं, जहां पर 700 का समूह इकट्ठा। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रत्यंग, क्या है प्रश्न बेटा, प्रत्यंग। तो प्रत्यंग जहां पर भी बेटा प्रत लग जाता है, टपरा के बाद आदिता आ जाती है, तो संधि का नियम है कि यहां पर आपका इसका उपसर्ग के रूप में प्रयोग होता है प्रत। क्या होता है, प्रति, और प्रत्यंग दिया गया है, क्या दिया है, प्रत्यंग। तो प्रत्यंग का अर्थ है प्रति अंग, क्या है, प्रति अंग। और यहाँ पर प्रति हमने बताया था आ, बे, हर, निर, प्रति, यथा, यावत, हर, अंग। ये कौन से समास में प्रयोग होते हैं बेटा, अव्ययी भाव समास में। तो विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर ए सही होगा, और अव्ययी भाव। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मृग नयन, क्या है बेटा, मृग नयन। तो मृग नयन का मतलब क्या होता है, मृग के समान नयन। क्या होता है, मृग के समान नयन। तो यहाँ पर देखा जाए कि यहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना ढूंढी जा रही है, और अभी चर्चा हुई थी कि उपमेय उपमान का प्रयोग कौन से समास में होता है। तो बेटा उपमेय उपमान का प्रयोग कर्मधारय समास में होता है। उपमेय उपमान की परिभाषा बताई थी कि यहाँ पर उपमेय उपमान का संबंध दर्शाया जाए या फिर विशेषण विशेष का संबंध दर्शाया जाए। तो ऐसे समास को हम किस नाम से जानते हैं, तो ऐसे समास को हम कर्मधारय समास के नाम से जानते हैं। स्पष्ट है बेटा, आज शायद समझ में आ गया होगा। कर्मधारय समास में याद कर लीजिए बेटा, कहीं पर लिख लीजिए कि उपमेय उपमान का संबंध और विशेषण विशेष का संबंध, दोनों में से किसी भी प्रकार का संबंध दिखाया जा सकता है। अब याद कर ले कि उपमेय उपमान को कैसे पहचानेंगे, तो जब दोनों पद संज्ञा के रूप में और तुलना कर रहे हैं, जैसे चंद्रमा भी संज्ञा है और मुख भी संज्ञा है। अब इन दोनों में तुलना ही तो करेंगे, तो तुलना जब होती है तो उपमेय उपमान। क्लियर बेटा, पढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। इसमें क्या होगा बेटा, प्रगणय में कर्मधारय समास। अपना अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न है कला प्रवीण। क्या है, कला प्रवीण। तो कला प्रवीण में बेटा क्या हो जाएगा, कला में प्रवीण। क्या होगा, कला में प्रवीण। अब में बेटा क्या है, अधिकरण कारक का कारक चिन्ह है, में पद पर होता है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ आपका अधिकरण कारक है, तो कारक चिन्हों का प्रयोग कौन से समास में होता है बेटा, तत्पुरुष समास में। तो हमारा आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास।
आशा है स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि कारक चिन्हों के बारे में पहले बता चुके हैं। तो अपना अगला प्रश्न है बेटा प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है राज दरबार। तो राज दरबार क्या होता है? राजा का दरबार होगा। तो इसमें भी राजा का कार है ना, तो कार क्या है? कारक चिन्ह है। और कारक चिन्हों का प्रयोग कौन से समास में होता है बेटा? ठीक है, तो कारक चिन्हों का प्रयोग तत्पुरुष समास में होता है। तो विकल्प नंबर बी इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अपना अगला प्रश्न है, ठीक है, अगला प्रश्न है यथासंभव। क्या है बेटा? यथासंभव। तो यहां पर अभी डिस्कस हुआ था पहचान के रूप में उपसर्गों का प्रयोग, अव्ययों का प्रयोग कौन से समास में होता है? आ, बे, भर, निर, प्रति, यथा, यावत, हर, अनु। तो बेटा देखा जाए यहाँ पर क्या है? यथा शब्द आ रहा है और यथा शब्द किसमें प्रयोग होता है? अव्यय भाव समास में। तो बार बार नहीं लगता है कि आपको बताने की आवश्यकता पड़ेगी, पहचान के रूप में एक बार लिखा चुके हैं, मजबूत कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है, पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर बेटा। तो अपना अगला प्रश्न थोड़ा सा जटिल है और इसमें मिलान करना है। और मिलान करने का सबसे अच्छा तरीका आपको बताते हैं कैसे मिलान करना होता है। सबसे पहले इन चारों में से अगर किसी भी एक की पहचान आपको बताए या किसी एक को भी आप पहचान लें, फिर दूसरे को पहचान लें, तो समानता प्रश्न आसान होता है। अब बेटा सबसे सरल देखा जाए यथा, अभी हमने आपको बताया यथा कौन सा समास में आता है? अव्यय भाव में। तो इसका मिलान किससे कर देंगे? अव्यय भाव से। क्लियर है? दो पद विपरीत जब होते हैं तो किस में आते हैं? अभी आपको बताया है दोनों समास में आते हैं। तो बेटा सबसे पहले यहां पर देख लो कि सी का चौथा किसमें दिया गया है? किसी में दिया गया है? एक तो सी का चौथा बेटा इसमें दिया गया है, सी का चौथा। और किसमें दिया गया है? सी का चौथा इसमें भी दिया गया है। ठीक है, विशेष रूप से पहले ध्यान से समझ लें, इसके बाद इसको आप करने का प्रयास करें। ठीक है, और इसमें चौथे विकल्प का क्या दिया गया है? 3 बेटा। चौथे विकल्प का क्या दिया गया है? 3, मतलब बी का 3 दिया गया है। तो यहाँ पर डी का 3 नंबर किसमें दिया गया है? अब बेटा देखो इसमें डी का 2 दिया गया है। यही से प्रश्न पकड़ा बनाना है। ठीक है, और यहाँ पर डी का 3 दिया गया है। इसका मतलब अभी तक विकल्पों के अनुसार हमारा यहाँ पर ये सब कुछ सही चल रहा है। यहाँ पर डी का 3 दिया है, लेकिन सी का पहला दिया है, हमारा सी का क्या है? चौथा है। तो प्रश्न तो हम इतने सही पकड़ लेंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक, विदेश गमन, तो विदेश को गया हुआ, विदेश को गया हुआ, तो इसमें बेटा क्या हो जाएगा? अगर विदेश गमन करेंगे तो विदेश गमन के लिए क्या करेंगे? तो इसका मतलब विदेश को गमन है तो कारक चिन्ह का प्रयोग है, तो तत्पुरुष हो जाएगा। बचा है गिरधर, तो गिरधर किसको कहते हैं? पता है कि इसमें तीसरा पद आ रहा है, यहाँ पर बेटा विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। सामान्यतः आपको पेपर में एक प्रश्न मिलान से संबंधित जरूर पूछता है और उसमें आप इसी प्रकार से, अगर आपको चारों नहीं भी आ रहे हैं, आपको 2 आ रहे हैं, तो आप 2 से भी मिलान करके कहीं ना कहीं उसको सटीक तरीके से पहचान सकते हैं। ठीक है, तो बेटा इसका विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 22 हो गया। आशा है कि मिलान संबंधी प्रश्न आप आसानी से कर लें। ठीक है बेटा, तो अब है अपना अगला प्रश्न। तो अपना अगला प्रश्न जो आएगा, अगला प्रश्न है स्क्रीन पर आपके प्रश्न नंबर 23। तो प्रश्न नंबर 23 है निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? तो कर्मधारय समास में बेटा क्या होता है? तो कर्मधारय समास में आपका दिया गया है प्रियसखा। क्या दिया गया है? प्रियसखा। तो कर्मधारय का होता है प्रिय है जो सखा। क्या है? प्रिय है जो सखा। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अपना अगला प्रश्न है देशभक्ति। तो देशभक्ति बेटा अब याद कर लेना, इसको विग्रह के रूप में पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। तो कई बच्चे क्या करते हैं? देशभक्ति का मतलब है कि देश की भक्ति। क्या है बेटा? देश की भक्ति। सामान्यतः छात्र ऐसा लगाकर तत्पुरुष समास को पहचान लेता है, लेकिन तत्पुरुष समास का कौन सा भेद अगर पूछ लिया जाए तो सामान्यतः बालक
बच जाता है। का की के क्या है बेटा, का की के रा री वे ना नी ने, ये आपके संबंध तत्पुरुष के विकल्प है। लेकिन यहाँ पर देश की भक्ति नहीं होती बेटा, होता है देश के लिए भक्ति। क्या होगा बेटा, देश के लिए भक्ति। ठीक है, तो याद रख लेना बेटा हमेशा के लिए कि देश की भक्ति नहीं होती, देश के लिए भक्ति होती है। और के लिए कारक चिन्ह जो है ये संप्रदान में प्रयोग होता है। तो इसमें संप्रदान तत्पुरुष को बेटा पहचान नहीं लिए क्योंकि कारक चिन्ह का प्रयोग है। तो आंसर तो हमारा तत्पुरुष हो गया, लेकिन तत्पुरुष में कौन सा बेटा, संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है, ऐसा है विकल्प आपको भी समझ में आ गया होगा। देशभक्ति का मतलब बेटा देश के लिए भक्ति होता है, देश की भक्ति नहीं होती। ठीक है, प्रश्न नंबर अपना अगला है पंचवटी। तो बेटा पंचवटी से पंच से समझ में आ रहा है, बताया है कि संख्या का प्रयोग कौन से समास में होता है। ठीक है, द्विगु समास में होता है। और संख्या का प्रयोग नहीं, पहला पद संख्या नहीं होता, पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है। हमेशा याद रखना बेटा कि द्विगु समास में पहला पद संख्या नहीं होता, पहला पद सदैव संख्यावाची विशेषण होता है। तो आशा है कि आपको ये तो पता होगा कि द्विगु समास में संख्या आती है, लेकिन संख्या नहीं, पहला पद क्या होता है बेटा, संख्या ना होकर हम पूरी तरह याद करेंगे, संख्यावाची विशेषण होता है। स्पष्ट है बेटा, तो याद कर लेना इस प्रश्न का विकल्प नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अपना अगला प्रश्न है बैलगाड़ी। अब देखिए बेटा यहां से आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज भी बतानी है। शब्द जो दिया गया है बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी कई लोग कहते हैं बैल की गाड़ी, क्या बोल देते हैं, बैल की गाड़ी। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई वस्तु या कोई स्थान, विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि तत्पुरुष समास में आप विग्रह करेंगे तो सटीक कारक चिन्ह आपको वहां लगाना होगा। अगर हल्का सा भी ऊपर नीचे करने का प्रयास किया तो विकल्प गलत हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले यहां पर ध्यान देना है कि जब कोई चीज किसी विशेष प्रयोजन या किसी विशेष कार्य के लिए ही बनाई जाए, जैसे विद्यालय है, तो विद्यालय क्यों बनाया गया, विद्या प्राप्त करने के लिए। इसका मतलब विद्यालय का एक कोई ना कोई तथ्य होगा किस लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, हमने बोल दिया अस्तबल, तो अस्तबल बनाने का विशेष प्रयोजन है कि घोड़े रखे जाएंगे। ठीक है, रसोई घर, तो रसोई घर का भी एक विशेष प्रयोजन है कि वहां पर खाना बनाया जाएगा। पुस्तकालय, तो पुस्तकालय से पुस्तक रखने के लिए बनाया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर याद कर लेना छात्रावास, तो छात्रावास छात्रों को रखने के लिए विशेष आवास है। ठीक है, तो याद रखना है कि जब कहीं पर भी आपको ऐसा कुछ नजर आए, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब कोई चीज किसी विशेष प्रयोजन के लिए बनाई जाती है तो उसके बीच में के लिए कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, अन्य किसी का नहीं। ठीक है, अब जितने भी हमने एग्जाम्पल बोले, पुस्तकालय, अस्तबल, ठीक है, छात्रावास, ठीक, बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी बैल की गाड़ी नहीं होती, बैल के लिए गाड़ी स्पेशल बनाई जाती है जिसमें वो रखकर सामान ढोया जाता है। ठीक है बेटा, तो बैल के लिए गाड़ी। यहां पर आप याद कर लीजिए कि संप्रदान तत्पुरुष में कोई चीज किसी विशेष कार्य के लिए बनाई जाएगी तो उसको के लिए कारक चिन्ह का प्रयोग देते हैं। यहाँ पर बेटा अगर के लिए आ रहा है तो समास कौन सा है हमारे सामने, तत्पुरुष समास, लेकिन कौन से किसका प्रयोग हो रहा है, के लिए का, तो कौन सा तत्पुरुष बेटा, संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास। क्लियर बेटा, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अपना अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 27 में मुंबई में गगनचुंबी इमारतें हैं, मुंबई में
गगनचुंबी इमारतें हैं। तो गगनचुंबी का मतलब क्या होता है? गगन को चूमने वाली इमारतें। ठीक है, और यहाँ पर को क्या है बेटा? कारक चिन्ह है। तो कारक चिन्ह का प्रयोग कौन से समास में होता है बेटा? तत्पुरुष समास में। और को का प्रयोग कौन से समास के लिए होता है? तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्म तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास आपका विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि इन प्रश्नों को बहुत सरलता के साथ सॉल्व करते हुए अपनी सीरीज को सॉल्व करना है। ठीक है, प्रश्न नंबर पढ़ते हैं बेटा अपना अगला। तो प्रश्न नंबर आपका है, सॉरी, प्रश्न नंबर है आपका 28। क्या बेटा? 28। तो इसमें दिया गया है अधिकरण तत्पुरुष समास का नहीं है। बेटा ध्यान रखना कि अधिकरण तत्पुरुष समास का विकल्प नहीं है। तो इस प्रश्न को आप पूरा पढ़कर ही उत्तर देंगे। ऐसा ना हो कि कौन सा अधिकरण तत्पुरुष आप फटाक से पहुंच गए और लगा दिया कुछ और। तो ऐसा आपको नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है पुरुषोत्तम। तो इसका विग्रह है पुरुषों में, पुरुषों में उत्तम। क्या हो जाएगा बेटा? पुरुषों में उत्तम। ठीक है, तो इसमें में कारक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है और अधिकरण कारक में और पर जैसे कारक चिन्हों का प्रयोग भी होता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि अधिकरण तत्पुरुष समास में का होता है। तो ये तो बेटा अधिकरण का हो गया, हमें क्या ढूंढना है? नहीं वाला। ठीक है, तो अगला है देशाटन। तो देशाटन में भी आपका कारक चिन्ह का प्रयोग इसी रूप में अधिकरण के रूप में होगा। कुल श्रेष्ठ, तो कुल में श्रेष्ठ होता है आपका आता है धर्म भ्रष्ट। तो धर्म भ्रष्ट का मतलब होता है धर्म से भ्रष्ट। ठीक है, तो धर्म भ्रष्ट में धर्म से भ्रष्ट होगा। ठीक है, धर्म से भ्रष्ट में क्या होगा? यहाँ पर से का प्रयोग है और से का प्रयोग अधिकरण कारक में नहीं होता। से का प्रयोग यहां पर देखा जाए तो अपादान, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, और से किसमें? अलग करने की स्थिति। इसमें जब कोई चीज किसी चीज से अलग हो, जब दो चीजों के बीच में तुलना हो, तो ऐसी स्थिति में कौन सा होता है बेटा? आपका अपादान कारक होता है। तो ये आपका अपादान तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर बेटा अपना अगला है प्रश्न नंबर 28 के बाद में 29 और 30 प्रश्नों की ये सीरीज थी। इसके बाद हमारा अंतिम प्रश्न होगा। ठीक है, इस सीरीज को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाने का प्रयास किया है और आशा है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है समास के पदों को अलग करने को क्या कहते हैं? तो याद कर लेना बेटा, समास का अर्थ होता है संक्षिप्त। क्या होता है? संक्षिप्त। और समास को जब हम अलग करके लिखते हैं तो उसे कहते हैं विग्रह। क्या कहते हैं? जब पदों को अलग करके लिखते हैं तो उन्हें हम विग्रह कहते हैं। और विग्रह के रूप में हमारा प्रश्न नंबर कौन सा? 29 का सी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर बेटा? तो विकल्प नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 30 है अपना। तो प्रश्न नंबर 30 में आपका है नीलांबर। क्या है बेटा? नीलांबर। तो नीलांबर का होता है नीला है जो, क्या है? नीला है जो अंबर। तो यहां पर याद कर लीजिए कि नीलांबर में नीला विशेषण है और अंबर विशेष है। और विशेषण विशेष का संबंध किसमें होता है? विशेषण विशेष का संबंध होता है कर्मधारय समास में। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 30 का हमारा विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। तो आशा है कि आपको ये 30 प्रश्नों की सीरीज समझ में आई होगी। तो आप इसको पुनः एक बार देखकर सॉल्व करने का प्रयास करें और उषा डिफेंस